बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज इस वीडियो में मरकज़ी तो बात करेंगे हम सुहेल वड़ाई साहब की। जिस तरह से DGISPR की तरफ से तरदीद की गई है, तरदीद ही नहीं बल्कि सुहेल वड़ाई साहब की थोड़ी सी खिंचाई भी कर दी गई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान की जमानत हुई है, इस हवाले से तारड़ साहब बहुत ज्यादा तकलीफ में नजर आते हैं। अलीमा खानम की तरफ से कहा गया है कि उनके बेटे को 4 लोग उठा के ले गए। राना सनाउल्लाह इस पर कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो कहते हैं कि मैंने जब पंजाब के पुलिस चीफ से बात की तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो बाद में कोई DIG साहब कहते हैं कि इनको गिरफ्तार किया गया है 9 मई के हवाले से। अलीमा खानम साहिबा की तरफ से यह कहा गया है कि मेरे बेटे शाहरेज को बिला वजह गिरफ्तार किया गया, उसका सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं है। बहरहाल पुलिस ने अब उनका तल्लक जोड़ दिया है 9 मई के साथ। तो देखते हैं इस मामले में, इस केस में आगे चल कर क्या बनता है। बात हमने की थी इमरान खान की 8 केसों में जमानत की। 9 मई के हवाले से ये केसेस थे। इस पर तारड़ की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान की जमानत हुई है, इमरान खान रिहा नहीं हुए। बानी PTI करप्शन में मुलव्वस है, जमानत का मतलब बरीयत नहीं है। बानी बाहर आते नजर नहीं आ रहे कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। PTI रहनुमाओं को जमानत के बावजूद सजा हुई, खुशियां मनाकर खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाला पैसा एक जुर्माने में जमा कराया जाए। 5-5 करात की अंगूठियां ली, बंद लिफाफे में मंजूरी दी गई। ये तारड़ की तरफ से अपनी तकलीफ का इजहार किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात करनी है। कल हमने इस पर मुकम्मल वीला कर दिया था। यूं लगता है कि सुहेल वड़ाई की तरफ से जो कॉलम लिखे गए और उसकी तरदीद जो फौजी तर्जमान की तरफ से की गई है, सुहेल वड़ाई साहब के कॉलमों पर इस तरह का शदीद रद्द अमल आया। सोशल मीडिया पर न सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से बल्कि बाकी लोगों की तरफ से भी इसका अदालत पर भी असर हुआ, अदालत पर भी फर्क पड़ा। और फिर एक जज साहब की तरफ से, शायद उनका नाम असगर इब्राहिम है या इब्राहिम असगर है, उन्होंने अदालत में खड़े होकर कुर्सी को सलूट किया और कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ऐसी कुर्सी पर बैठने का कोई फायदा नहीं जो इंसाफ न दे सके। उन्होंने दबाव में आकर फैसले करने से इनकार कर दिया। बाकी कुछ जजों की तरफ से भी ऐसे ही रिमार्क्स आते रहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल या अफरीदी के सामने थी। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी ये वजाहत भी करनी है कि उनके साथ इस रोज उनके साथ गुल हसन औरंगजेब नहीं बल्कि हसन अजहर रिजवी साहब बैठे थे और दूसरे वही शफी सिद्दीकी साहब जज थे। कल हमने ये बात कर दी थी कि उनके साथ गुल हसन औरंगजेब थे। गुल हसन औरंगजेब किसी वजह से बेंच का हिस्सा नहीं थे। या अफरीदी साहब और ये बेंच इतना ज्यादा दबाव में आ गया, जिस तरह से तनकीद हो रही थी तो हर बंदा इनकी तरफ देख रहा था। और कहा जाता है कि इनकी तरफ से ये फैसला आ गया, ये जमानत का फैसला आ गया और ये फैसला करना नहीं चाहते थे क्योंकि कंप्रोमाइज होकर आए थे 26वीं आईनी तरमीम के तहत। लेकिन जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा तो फिर इनकी तरफ से इमरान खान को जमानत दे दी गई। लेकिन इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है क्योंकि एक केस अभी बाकी है, अब्दुल कादर के यूनिवर्सिटी वाला केस। उसमें इमरान खान को सजा हो चुकी है। उस हवाले से सजा मुअत्तली के लिए हाई कोर्ट में इमरान खान साहब गए हुए हैं। तो देखते हैं कि उस पर कब फैसला आता है। डोगर साहब के पास ये केस है। सरफराज डोगर साहब जिनको लाहौर से ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, उनको अहम ही चीफ जस्टिस नहीं बना दिया गया कि इमरान खान की जमानतें देते फिरे, इमरान खान के केसेस को मुअत्तल करते फिरे। बहरहाल PTI वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब ये केस लगेगा इमरान खान की, उसमें भी सजा मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान रिहा होके घर चले जाएंगे। हमने कल भी बात की थी कि इमरान खान की रिहाई हो सकती है सिर्फ एक निक्की जिन्नी इमरान खान साहब हाँ कर दें, बड़ी ना करें तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। देखते हैं कि इमरान खान वो निक्की जी हाँ कब करते हैं या फिर 5 साल उनकी तरफ से कब पलटा जाता है जिनकी तरफ से इमरान खान को अंदर रखा गया है। तो जैसा कि हमने कहा कि तारड़ की तरफ से बड़ी तकलीफ का इजहार किया गया, इसी तरह से इनके एक बैरिस्टर अकील भी हैं, बाकी मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई नहीं हुई, उनकी बरीयत नहीं हुई बल्कि उनको जमानत मिली है। इसी तरह से आ जाते हैं, ये 20 अप्रैल है और 2017 है। मियां नवाज शरीफ साहब का पनामा का केस था। 5 जज साहिबान थे सुप्रीम कोर्ट के। आसफ लतीफ खोसा साहब उसकी सदारत कर रहे थे। तो उस दिन ये फैसला सुनाया गया कि JIT के हवाले ये केस करते हैं और 2 महीने में JIT
की रिपोर्ट दे। तो इस पर जो कुछ कहा गया आपके सामने बिल्कुल उसी तरह से रख देते हैं। ये नवाए वक्त में शाया होने वाली खबर है। इसमें हेडलाइन इसकी ये है, जिसको लीड कहते हैं, पनामा केस, नवाज शरीफ ओहदे पर बरकरार रहेंगे, JIT बनेगी, 2 माह में रिपोर्ट तलब कर ली गई। तो ये तो हो गया जो फैसला सुनाया गया था कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कतरी खत को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम सादक और अमीन नहीं रहे, नाअहल करार दिया जाए। 2 जजेस ने कहा 3 मजीद तहकीकात पर मुतफिक। हुआ ये था कि 2 जजेस की तरफ से कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाए, लेकिन 3 जजेस की तरफ से कहा गया कि नहीं, नाअहल ना करार दिया जाए बल्कि पहले तहकीकात कर ली जाए। और यही फैसला आया था कि 2 महीने में JIT ये रिपोर्ट पेश करे कि इन्होंने क्या किया है। 2 महीने के बाद JIT की रिपोर्ट आई और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था। तो 21 अप्रैल को शाया होने वाली खबरों में नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया, शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, अदालती फैसले का एहतराम, JIT में भी बेगुनाही साबित करेंगे। ये मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया। और साथ ही खुशी से उस रोज लड्डू भी तकसीम किए गए थे। और मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ देखिए किस तरह से गले मिल रहे, कितने ज्यादा खुश हैं, सिर्फ इसलिए कि उस रोज अदालत की तरफ से 2 महीने की इनको मोहलत दे दी गई थी। और वही लोग आज ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले इतनी खुशी का इजहार ना करें क्योंकि अभी बरियत नहीं, और वाकई अभी बरियत नहीं हुई। और बरियत मियां नवाज शरीफ को 2 महीने के बाद सजा हो गई थी। तो इस केस में देखते हैं कि इमरान खान को सजा होती है या फिर इमरान खान घर आ जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कई मरतबा कहा है कि इमरान खान की रिहाई कैसे हो सकती है, कंप्रोमाइज कर लें या फिर साइड बदल ली जाए। इसके अलावा आप जितनी भी जमानतें ले लें, जितने भी अदालतों में जतन कर लें, इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है क्योंकि एक केस पहले खत्म होता था, दूसरा, तीसरा, चौथा केस शुरू हो जाता था। इसी तरह से अगर इमरान खान की जमानत होती हुई नजर आई तो किसी और केस में इमरान खान की रिहाई डाल दी जाएगी। तो सरेदस्त क्या इमरान खान की एक लंबे अरसे तक रिहाई मुमकिन होती हुई नजर नहीं आ रही। चलते हैं DG ISPR साहब की तरफ। उन्होंने जिस तरह से सुहेल वड़ैच की उतार के रख दी है, जिस तरह से सुहेल वड़ैच को उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया है, ये अपनी मिसाल आप है। पहले भी कई लोगों की तरफ से ऐसी ही गुफ्तगू को इंटरव्यू बना के पेश किया गया, जैसा कि जनरल बाजवा के हवाले से किसी भाई साहब की तरफ से, किसी सहाफ़ी की तरफ से कह दिया गया कि जनरल बाजवा ने इस तरह कहा, इस तरह कहा। जावेद चौधरी साहब की तरफ से तो ये भी कह दिया गया कि मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है और वो केक रस चाय में डबो के भगो के खा रहे थे, जैसे दुश्मन को भगो के मारते हैं। ये जावेद चौधरी साहब की तरफ से कहा गया। और इसके अलावा भी जावेद चौधरी ने बहुत कुछ कहा जिसकी जनरल बाजवा की तरफ से तरदीद आ गई थी। इसी तरह से सुहेल वड़ैच ने मुलाकात की बात की कि मैं एक तवील अरसे से मुलाकात के लिए कहाँ था, मोहसिन नकवी से मैं बात कर रहा था और मेरी मुलाकात हो गई, 2 घंटे पर मुहीद मुलाकात थी। ये उन्होंने अपने कालमों में कहा। तो सुहेल वड़ैच की बिलाशुबा मुलाकात हुई है, लेकिन सुहेल वड़ैच की अकेले मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने अपने कालमों में यही तासर दिया कि जिस तरह से उनकी अकेले में उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है, पता ये चला है कि वहां पे और लोग भी मौजूद थे। सुहेल वड़ैच साहब भी सवाल कर रहे थे, वो भी सवाल कर रहे थे, तो चीफ साहब उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो आप इकट्ठे बैठकर कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको पब्लिक कर दिया जाए। सुहेल वड़ैच साहब की तरफ से एक एक बात को नशर कर दिया गया, लिख के बता दिया गया और तासर दिया गया कि जैसे उन्होंने ये इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू नहीं था, लेकिन ऐसी गुफ्तगू वहां पे जरूर हुई है। अगर इनकी तरफ से कुछ उसमें मुतनाज़ा चीजें ना होती तो हो सकता है कि फौज की तरफ से तरदीद ना आती। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे देख लेना चाहिए कि DG ISPR की तरफ से कहा क्या गया है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ ने ब्रसेल्स में माफी की कोई बात नहीं की। वाज़ेह है कि 9 मई करने वालों और इसके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब में खिताब के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की, ना ही आर्मी चीफ ने किसी माफ़ी का जिक्र किया। DG ISPR ने कहा कि ब्रसेल्स की तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। तकरीब में शरीक अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसेल्स का एक इवेंट था, ब्रसेल्स के इवेंट में PTI या माफ़ी का कोई जिक्र नहीं हुआ। सहाफ़ी ने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई बात नहीं की। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वालों
افسروں اور منصوبہ سازوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 9 مئی جیسے انتشار پر لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ فوج نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ DGISPR سے سوال کیا گیا کہ کیا میڈیا ادارے کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت واضح الفاظ میں کہا، اداروں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ فوج ایک ذمہ دار ادارہ ہے، برسلز میں آرمی چیف نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، ذاتی مفاد اور تشہیر کے لیے یہ ایک صحافی کی اپنی کوشش ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ سینئر صحافی ہو کر بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ جیسا کہ DGISPR صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریر شائع ہوئی ہے اس حوالے سے بھی ادارے کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا بتا دیں کہ سہیل وڑائی صاحب وہاں کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کے انچارج ہیں، جو بھی کالم آتا ہے ان کے پاس آتا ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا کالم کب لگے گا نہیں لگے گا۔ تو سہیل وڑائی صاحب چونکہ آل ان آل ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اپنا کالم ان کا کون کلیئر کرتا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کالم میر شکیل الرحمان صاحب کلیئر کرتے ہوں گے، حالانکہ ایسا ہی اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ ان کا کالم بھی کوئی کلیئر کرنے والا بندہ ہو۔ اگر شکیل الرحمان صاحب کے پاس یہ کالم جاتا یا کسی ذمہ دار بندے کے پاس یہ کالم جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں منہا کر دی جاتی یا پھر فوجی ترجمان سے بات کر کے یہ کالم شائع ہو سکتے تھے، لیکن سہیل وڑائی صاحب چونکہ خود فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کے کالم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، میر شکیل الرحمان صاحب دیکھتے نہیں ہیں، تو اس طرح سے یہ کالم شائع ہو گئے۔ اور سہیل وڑائی صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں ایڈیٹوریل کا انچارج ہونے، ہیڈ ہونے کے باعث کہ کس کا کالم لگنا ہے، کب لگنا ہے۔ تو کئی لوگوں کے کالم مہینے میں 1 مرتبہ لگتے ہیں، کئی کے ہفتے میں 1 مرتبہ، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہفتے میں 2 یا 3 بھی ہوں، لیکن سہیل وڑائی صاحب کے چونکہ وہ انچارج ہیں اس شعبے کے، ان کے کالم 1 لگا، 2 لگا، 3 لگا، بغیر کسی وقفے کے لگا، تو آخر کار لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس پر مزید بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ویلاگ ہمارا پہلے ہی طویل ہو گیا، مزید ہو جائے گا، اس لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔